अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, कल के जलसे में मेरे कप्तान ने तमाम असेंबलियों से निकलने का ऐलान करके अपना आखिरी कार्ड खेल दिया, लेकिन हस्बे मामूल कोई वाज़ेह फैसला करने के बजाय अगर चूके चुनाचे की शर्त लगा दी। मेरे ज़हीन कप्तान ने फौरी तौर पर इस्तीफे देने के बजाय वज़राए आला और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत की शर्त रखकर मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल कर लिया। ये तो वाज़ेह है कि मेरे कप्तान के पास अब कार्ड्स खत्म हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च की नाकामी को छुपाने के लिए आखिरी कार्ड खेलना जरूरी हो गया था। इस्तीफों का कार्ड ना खेलते तो फेस सेविंग भी ना मिल पाती। असेंबलियों से निकलने के इस मुबहिम ऐलान को फेस सेविंग हासिल करने की एक नाकाम कोशिश के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। भला हो मेरे कप्तान के खिलाड़ियों का, जिन्होंने ट्रक की इस बत्ती को मंजिल का निशान समझ लिया और एक गैर संजीदा और गैर वाज़ेह ऐलान को मेरे कप्तान की अजीम फतह समझकर वापस अपने घरों को लौट गए। नाज़रीन, मेरे कप्तान का कल का ये जलसा दो हवालों से अहम था। एक तो मेरे कप्तान ने अपने अगले लाएअमल का ऐलान किया, दूसरा इस जलसे में आज़म स्वाति को गैर मामूली अहमियत दी गई। आज़म स्वाति का खिताब वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बाद कराया गया। आज़म स्वाति ने अपनी तकरीर में पाक फौज के आला अफसरान के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। इससे कबल उन्होंने ट्विटर पर भी हर हद को क्रॉस करते हुए जनरल बाजवा और मेजर जनरल फैसल नसीर को बाकायदा गालियां दी। उन्हें ट्वीट्स की वजह से आज आज़म स्वाति को FIA के साइबर क्राइम विंग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जो अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में है। जलसे में आज़म स्वाति से पहले असद उमर ने भी कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद के निश्तर बरसाए। ये वही असद उमर हैं जो रात के अंधेरे में एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें करते थे ताकि मेरे कप्तान के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से ठीक हो जाएं। इसी जलसे में गुलूकार सलमान अहमद ने जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके खिलाफ नारे लगवाए। यही सलमान अहमद इससे पहले DGC से मुलाकातों का एतराफ़ कर चुके हैं। इस जलसे से पहले शहबाज गिल की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो भी पाक फौज के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो ख़वातीन तो क्या शरीफ मर्दों की महफिल में भी सुनने के काबिल नहीं। मेरे कप्तान के खिलाड़ियों की यके बाद दीगरे ऐसी बातें सुनकर यूं लगता है कि मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ एक पॉलिसी के तहत कौमी सलामती के इदारों को निशाना बना रही है। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद अब इदारों और अहम ओहदों पर फायज अफसरान पर बराह रास्त हमले करके दबाव डाला जा रहा है। गो के रातों के अंधेरे में होने वाली मुलाकातों में मिन्नत तल्लों का सिलसिला जारी है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जोर और शोर से जारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 माह में मेरे कप्तान नाकामियों, असेंबलियों से निकलने के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मनफी मुहिम पर मेरे 13 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च 4 हफ्ते तक चलता रहा। अगर एक जलसा ही करना था तो लॉन्ग मार्च करके वक्त और वसाइल क्यों ज़ाया किए गए। सवाल नंबर 2, वफाकी हुकूमत गिराने की ख्वाहिश में 2 सूबों की हुकूमत से महरूम हो जाने को सियासी कामयाबी समझा जा सकता है। सवाल नंबर 3, क्या मेरे कप्तान तस्लीम करेंगे कि उनका लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा ना कर सकी। ये बड़ा जलसा जरूर था, लेकिन तारीखी जलसा ना बन सका। क्या मेरे कप्तान की मकबूलियत कम हो रही है। सवाल नंबर 5, तवील और मुसलसल एहतजाज से कारकुन बेजार हो जाते हैं क्योंकि इससे उनकी नौकरियां और कारोबार मुतासिर होते हैं। क्या मेरे कप्तान को इस हकीकत का इल्म है। सवाल नंबर 6, अगर असेंबलियां तोड़नी होती तो यह ऐलान भी किया जा सकता था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने असेंबलियां तहलील करने की समरियां भेज दी हैं, लेकिन इसके बजाय मशवरे का ऐलान किया गया। मेरे कप्तान मजीद वक्त किस मकसद के लिए हासिल करना चाहते हैं। सवाल नंबर 7, अगर मेरे कप्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ देते हैं तो निगरां काबीना का तकर्रुर गवर्नर करेगा। पंजाब में गवर्नर मुस्लिम लीग नून, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में JUIFA का है। क्या ये सूरत हाल मेरे कप्तान के लिए काबिल कबूल होगी, या वो दोनों गवर्नरों की बनाई हुई निगरां काबीना के खिलाफ भी एहतजाज पर उतर आएंगे। सवाल नंबर 8, क्या मेरे कप्तान अपने दिल में यह हकीकत तस्लीम कर चुके हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, अब बस अपने कारकुनों को चार्ज रखने के एक गैर वाज़ेह लाए अमल को आगे लेकर चलना है ताकि इलेक्शन तक का वक्त गुजारा जा सके। सवाल नंबर 9, क्या मेरे कप्तान को इस बात का एहसास है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से कौमी इदारों पर कीचड़ उछालने से किसी एक इदारे का नहीं पूरे मुल्क का नुकसान होता है। सवाल नंबर 10, जिस तरह आज़म स्वाति को कल गैर मामूली अहमियत दी गई, क्या आज़म स्वाति को तहरीक इंसाफ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की क़ियादत सौंप दी गई है। सवाल नंबर 11,
जिस तरह सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के इदारों और शख्सियात को निशाना बनाया जाता रहा है, क्या इसे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी समझा जा सकता है? सवाल नंबर 12, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी कौन बनाता है और सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलती है वो कौन चलाता है? सवाल नंबर 13, क्या तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने और मुहिम चलाने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं या किसी दूसरे मुल्क से ऑपरेट करते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहबा भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेजर रोकड़ी साहब, सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सलमान अहमद साहब की मुलाकातें करवाई DGC के साथ, और लेकिन कल हमने सलमान अहमद साहब को देखा कि जलसे में खड़े होकर उन्होंने नारे भी लगवाए और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उनकी जानिब से इदारों के ऊपर जिस्म की नारे भी लगवाए गए, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिसी के तहत कर रही है आपकी नज़र में? देखिए मंसूर, अभी जो सिचुएशन बन रही है वो अलार्मिंग है। पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन अभी यही समझ आ रहा है कि सारी चीज एक प्लान के साथ चल रही है। क्यों चल रही है इसका जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के स्टेज पे है, हमारी जो इकोनॉमी के स्टेज पे है। मैं आज भी हैरान हो रहा था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कतर में चल रहा है और सारी दुनिया फोकस्ड है उस पे, और उस दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की जो सिक्योरिटी है और उसकी जो मुआवनत है उस सिलसिले में वो आपके पाकिस्तान की फौज कर रही है, यानी पाकिस्तान उनकी मुआवनत कर रहा है और उसको ट्रस्ट किया गया है कि ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। पूरे पाकिस्तान को एक एजाज मिला हुआ है इस जगह के ऊपर। यकीन जानिए वाकई एक तकलीफ दे अमर है कि हम क्यों एक मुकम्मल बयानिए के साथ, प्लानिंग के साथ अपने मुल्क के उस इदारे को कि जिसकी बुनियाद पर हमारा ये मुल्क इस वक्त स्टेबल खड़ा हुआ है, और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्कैंडिनेविया होते फिर भी हम कोई इस तनकीद को लेके चलते, और जब नए चीफ की तैनाती भी हो गई और वो इन सीट भी आ रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रेशर को मेंटेन रखना इसकी समझ नहीं आ रही, और इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी चीज के समझ ना आना, उसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आपकी इस कॉल से पहले मेरे एक बच्चे ने मियावाली से मुझे कॉल की और मुझे वो कहता है, बेटा कि चाचा मुझे ये बताएं कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट कितने साल की रिटायरमेंट थी। मैंने कहा, फिर उसकी कॉल आई, तीसरी कॉल पे उसे कहा कि उनकी कितनी सर्विस थी। मैंने कहा तुम किधर हो? उसने कहा मैं गांव बैठा हूं। मैंने कहा तू अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सकता है, तुम अपने काम पे तवज्जो दे सकते हो, तुम्हारा ताल्लुक क्या है इस चीज को जानने में कि कितनी चीज थी और कहां थी? इशू ये है कि गांव के अंदर बैठा हुआ बच्चा जिसने आगे जिंदगी गुजारनी है, हमने और उसने जिंदगी में देखा हुआ कितना है, बहुत कम उसको पता है जिंदगी के मामलात का। आप बैठे हैं या बाकी लोग हैं, उनको इल्म है कि दुनिया कहां पर है। एक बच्चा जो तरीखैल, कहीं कोहाट में, कहीं हंगू में, आरिफ वाला में, बूरे वाला में 22 साल का बच्चा जो है, उसकी सोच को हम ले किधर गए हैं? मेरे लिए इस वक्त ये सोच, और इस पे सारों को लेकिन मेजर साहब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप जब वहाँ पे तहरीक इंसाफ में मौजूद थे, ये सारा आप माहौल देख रहे थे, तो क्या ये इंस्ट्रक्शंस के तहत ये सब कुछ हो रहा था या एक इंडिविजुअल इवेंट था जो मिसाल के तौर पे सलमान अहमद साहब की जानिब से जो कुछ भी किया गया, ये इंडिविजुअल इवेंट था या एक्चुअली एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है? मंसूर, मैं अभी जो बात करूंगा ना, मैं जहां पे था मैं आ गया, आजाद हो गया हूं, अभी मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं। अब मैं सादी सी चीज करता हूं कि कल का जलसे से लेके पिछले वाले तमाम जो इवेंट हैं, कौन कहेगा कि ये सोचा समझा या एक पैटर्न के लिहाज से काम नहीं चल रहा? कौन डिनाई कर सकता है इसको? किसी भी सेन आदमी को, किसी भी आदमी को जिसको 2+2 4 का पता हो और जिसको मवाजीन उठाने का पता हो और जिसको तराजू का पता हो, डेफिनेटली वो कहेगा कि 1 पॉइंट एजेंडा। और मेरा इशू क्या था, मैंने यहीं से तो स्टार्ट लिया था कि हम डायरेक्शन ही गलत पकड़ गए हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें अपने वोट बैंक की बुनियाद पर आगे जाना चाहिए। हमारी कंप्लीट जो ट्रैक है वो गलत तरफ चला गया है, वो और तरफ चला गया है। हमारा इसमें कोई शक है कि एक पूरे प्लान तरीके के साथ एक काम चल रहा है इस फौज के खिलाफ? इसमें कौन शक कर सकता है? हम क्यों नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड? मुझे इजाजत दीजिएगा आसमा शिराजी साहिबा,
आपने ये जो कुछ भी सूरत हाल देखी है, आपकी एक किताब भी आने वाली है, हम सबको उसका भी इंशाल्लाह इंतजार रहेगा कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे ही नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी तो उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल जलसे के अंदर एक तो असेंबलियों से बाहर निकलने का ऐलान किया और दीगर रहनुमाओं की जानिब से जिस किस्म के बयानात दिए गए, तकारीर खासतौर पर शहबाज गिल और आज़म स्वाति की जानिब से जो कुछ कहा गया, लग तो ये रहा है कि ये मामला अभी भी सेटल नहीं हो रहा, डस्ट सेटल नहीं होने वाली। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। और एक कहावत है या जिस तरह से कहा जाता है कि चिराग बुझने से पहले एक दफ़ा फड़फड़ाता ज़रूर है। मैं ये नहीं कहती कि ये चिराग बुझने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये फड़फड़ा ज़रूर रहा है और फड़फड़ाएगा कुछ अरसे तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव गालम गलोच का दिया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको पजीराई मिलेगी पाकिस्तान के माशरे के अंदर। सोचा यही जा रहा है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के बलबूते के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी को जो खड़ा कर दें। तो नज़रिए के ऊपर पार्टी खड़ी होती है, आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर, आपके मंशूर के ऊपर और आपकी जो एक कारकर्दगी है उसके ऊपर पार्टी खड़ी होती है। ये कोई भी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो सर्वाइव करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कारकर्दगी को देखें, नज़रिए को देखें, एक आइडियोलॉजी को देखें, उस एतबार से कोई एक पानी के बबल से ज़्यादा कोई आइडियोलॉजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। कारकर्दगी जो है वो भी आपके सामने है, 3.5 पौने 4 साल की। मतलब आप दिलचस्प बात ये देखें कि यही लोग जब लोगों को उठाया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको गोलियां मारी जाती थी, तो इमरान खान साहब लाइल्मी का इजहार करते थे। ये जितने भी लीडर्स के आपने नाम गिनवाए हैं, जब ये बात करते थे तो इनके जुबानों से जो उगला जाता था वो आज सिर्फ और सिर्फ एक इदारे के खिलाफ उगला जा रहा है। लेकिन उस वक्त जो इनके मानने वाले थे वो तालियां बजाते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लर्न किया है इन्होंने या कोई लर्न किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि आपने किस तरह से डे टू डे या इनिंग टू इनिंग जो है वो किस तरह से प्ले करना है। तो पार्टियां जो है वो इनिंग टू इनिंग जो है वो नहीं चल सकती। एक इनिंग से अगली इनिंग के बीच में क्या लाना है, साजिश क्या है, किस तरह से मिलाइन करना है, लोगों के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा करना है। और फिर आपने एक बड़ा दिलचस्प सवाल कि ये होता कहाँ से है, क्या ये पाकिस्तान में से प्रोपेगेंडा हो रहा है या वो एक तंजीम जिनको कि इन्होंने हायर किया हुआ है वो ये प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जेन्युइन सवाल है। क्योंकि जाते जाते ये भी कहूँ इस बात को वाइंड अप करते हुए मंसूर के इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर क्या मैं, आप या जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं इन्होंने सवाल नहीं उठाए, हमेशा सवाल उठाए और बात करते हैं और बात करते रहेंगे अगर आइंदा भी सियासत में। लेकिन फिलहाल अगर इदारा कह रहा है कि वो उसका सियासत में किरदार नहीं होगा, तो इमरान खान साहब का जो एक नजरिया है वो ये है, या तहरीक इंसाफ का नजरिया वो ये है कि सियासत में किरदार हो। तो ये एक अजीब सी आइडियोलॉजी है जिसकी मुझे समझ में नहीं आई कि अगर इदारा ए पॉलिटिकल होना चाहता है तो आप उसको ड्रैग करके पॉलिटिक्स में क्यों लाना चाहते हैं, क्यों सहारा बनाना चाहते हैं, क्यों बैसाखियां उनकी लेना चाहती हैं। और अगर इसके ऊपर नैरेटिव खड़ा है तो माजरत के साथ इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज तो एक्ट नहीं करती। अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है, एक लाइन जो ली जा रही है ख़ास तौर पे डायरेक्टली जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई और आज़म स्वाति साहब ने ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट्स की उसमें गालम गलोच का इस्तेमाल किया गया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोची समझी पॉलिसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली अगर इस तरह की कोई भी कोशिश हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ही यहाँ पे एक हुकूमती इत्तेहादी ने एक ट्वीट की, उसके अंदर उसने डायरेक्ट इदारों को कहा, यहाँ तक कह दिया कि न्यूट्रल हवलदार की वजह से मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। ये हुकूमती इत्तेहादी हैं, हुकूमती शख्सियत है मोहसिन दावड़ साहब। अब वो अगर वो किसको टारगेट कर रहे हैं? कुछ दिन पहले हमने ये देखा मंसूर साहब के एक तकरीब के अंदर अली वजीर साहब की रिहाई के हवाले से जब नारे लगे तो आपके वजीर खारजा ने कहा कि मेरे सामने क्या एहतजाज कर रहे हो, उनको जाके बताओ जो उसको छोड़ सकते हैं। उधर वजीर कानून भी उस वक्त के मौजूद थे। तो वो हमें नजर नहीं आया कि कौन किसको टारगेट कर रहा है। वो तो ये तो हुकूमत का बयानिया है ना, जो हुकूमत ये बयानिया कर देती है कि जनाब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। मोहसिन दावड़ साहब जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो कहते हैं मुझे न्यूट्रल्स ने रोक लिया एयरपोर्ट पे, बिलावल साहब कहते हैं कि जनाब जाके आप वहां पे एहतजाज करें। तो फिर अपोजिशन से आप क्या कह सकते हैं, उनसे आप क्या गिला शिकवा करें? बस दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखें, पहले कहा जाता था कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है बहुत सारे लोग, अब हमें पता चला कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो यहाँ पे बहुत कम लोग थे। यहाँ पे प्रो नून, प्रो पीटीआई, प्रो पीपल्स पार्टी लोग हैं।
एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट एज लॉन्ग एज आपके साथ है तो आप उसके हक में हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जनरल बाजवा से जवाब मांगे तो वो कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। उसके लिए तो हम कहते हैं कि जनाब उनकी तकरीरों की भी इजाजत होनी चाहिए, हम हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं। अतर साहब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि सवाल पूछना किसी भी, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, सहाफ़ी हो, पॉलिटिशियन हो, उससे सवाल पूछना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल पूछा जा सकता है, ये तो किसी भी सियासतदान का हक है। लेकिन एक्चुअली उसे गालियां देना, मतलब मैंने एक्चुअली जो आपसे सवाल किया था वो स्पेसिफिक पीटीआई की पॉलिसी से के हवाले से किया था। आपने ठीक है उसकी हुकूमती एग्जांपल्स भी दी, आपका राइट है, लेकिन क्या गालियां देना सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर और उसके बाद एक्सेप्ट करना, आज़म स्वाति साहब के बारे में ये भी आया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैंने ट्वीट किया है, ये सब ठीक है, गालियां देना बिल्कुल जायज़ है इसी तरह? जी जी, कतन जायज नहीं है जी, किसी को गाली देना जायज नहीं। आपको गिला शिकवा है, अगर आज़म स्वाति साहब को गिला शिकवा है तो यहां पे अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में वो जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी के कपड़े उतारना भी जायज नहीं है। अगर 13 जमातों की जमहूरियत है और वो सेनेटर्स को रातों को 3 बजे घर से उठाती है और उनको बराना करके मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जाता है, तो क्या वो जायज है? वो बड़ा इशू है इस वक्त। क्या एक जमहूरी मुल्क में एक सेनेटर को आधी रात को उठाना, एक हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर को उठाना, उसके ऊपर मुबैना तशद्दुद होना, FIRs आज भी आज़म स्वाति के ऊपर पता नहीं किस किस सूबे के अंदर दर्ज हो गई हैं। अब और सहाफ़ियों के खिलाफ देखें, मसला यह है कि जुबान का, इससे आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन हम जो ये हरकतें कर रहे हैं 13 जमातों की हुकूमत, हम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत को मार रहे हैं। तो अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर गलत जुबान इस्तेमाल करे वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन तर्ज अमल जो इस हुकूमत का है वो कतन जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। अच्छा आसमा साहिबा, ये अतर साहब ने एक और बात कही थी, मैं इस पे चाहूँगा ज़रा इस टॉपिक के ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी बात की जाए कि उन्होंने कहा यहाँ पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं है, या तो लोग प्रो PTI हैं या प्रो PMLN हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट थोड़े ही लोग हैं जो हैं। ये हकीकत है पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर? क्या एक्चुअली वाकई ये डिविजन इन्हीं लाइन्स के ऊपर है? देखिए, मैं तो नहीं समझती किसी को भी एंटी किसी के होना चाहिए। पॉलिसीज़ के एंटी होते हैं, नज़रियात के एंटी होते हैं, इदारों के सियासी किरदार के एंटी होते हैं, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, प्रो डेमोक्रेसी होते हैं, प्रो ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है या एंटी PTI होता है या एंटी PMLN होता है। ये मतलब बहुत सारे लोग शायद होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त ने हमेशा से, जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया जाता है, जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जाता है, आज़ादी इजहार को चैलेंज किया जाता है, इंसानी हुकूक को चैलेंज किया जाता है, तो वो हमारी रेड लाइन है, उसके ऊपर हम खड़े होते हैं। फिर उसके बाद जो भी इसको एंटी कह दें वो हमें बिल्कुल, हम उसको कह देंगे कि ठीक है ये एंटी है। पाकिस्तान के अंदर जब भी अगर मोहसिन दावड़ को रोका गया है, जो कि रोका गया है, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है, और इसके मुज़म्मत का तरीकाकार वो है जो मोहसिन दावड़ ने इख्तियार किया है, इससे कोई रोक नहीं रहा। लेकिन अगर आप गालम गलोच करते हैं, अगर आप इदारों को मिलाइन करते हैं, आप इंसानों को मिलाइन करते हैं, आप सहाफ़ियों को मिलाइन करते हैं, आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाते हैं, आप किसी को भी उठा लेते हैं, आप किसी के घर में घुस के उसको मारते हैं, आप किसी की भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उसके ऊपर फिर पार्टी की लाइन पे नहीं खड़े होते, फिर आप पाकिस्तान के आइन और कानून की लाइन पे खड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल जो कुछ होता रहा, और अनफॉर्चुनेटली अब भी अगर ऐसा कोई समझ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, जैसे अली वजीर की बात होती है, हम तो बात करते हैं, अब भी करते हैं। मुझे बताइए कितने लोगों ने पिछले 4 साल अली वजीर के लिए बात की है? कितने लोगों ने मोहसिन दावड़ के हुकूक की बात की है? कितने लोगों ने मंजूर पश्तीन का नाम दिया है? ये सबके इंसानी हुकूक जो है ये अचानक क्यों याद आ रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये हमें डिफाइन करना चाहिए कि पाकिस्तान की बका जो है वो पाकिस्तान के आइन में है, इंसानी हुकूक में है, किसी के गुलामी, या हम कोई गुलाम नहीं है कि हम जो कोई कह देगा स्टेज पे खड़ा होकर 3.5-4 साल की कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान की सहाफत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के आइन को प्रागंदा करने के बाद वो कह देगा कि वो पाकिस्तान के आइन का नंबरदार है, तो माजरत के साथ कम से कम मैं तो इसको तस्लीम नहीं करूंगी। हाँ, अलबत्ता आज 10 सेकंड में ले सकती हूँ तो आइन और कानून की, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम आज भी कहेंगे कि हुकूमतें बदलने से आइन की अमलदारी नहीं होती, हुकूमतें बदलने से कोई जमहूरियत का प्रचार नहीं होता, और ना ही स्विच ऑन और ऑफ होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद कर रहे होंगे या कर रहे हैं। उनको करना चाहिए, ये उनकी काम है उनका, और इदारों को सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए, ये उनका काम है। ये वो एहसान नहीं कर रहे, ये उनका काम। मुझे इजाजत दीजिएगा,
मुझे इजाजत दीजिएगा। आसमा साहबा, सना बुच्चा साहबा भी इस पे कमेंट करना चाह रही है। मुझे सना, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आके आई विल गिव यू टू कमेंट ऑन दिस। जी, मैं आई कम बैक टू यू। आपसे आप ही इस पे कमेंट कीजिएगा, मुझे पता है आप इस पे कमेंट करना चाहेंगी। उसके बाद अतर काज़मी साहब से भी ये सवाल करेंगे। इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल एंगल के ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो इस्तीफों का ऐलान किया है, क्या ये इमरान खान साहब की मजबूरी है या ये वो सियासी चाल है जिसने हुकूमत के अंदर जो है वो परेशानी पैदा करती है और हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब की सियासी चाल की। जो इस्तीफों का उन्होंने ऐलान किया, ये किस हद तक एप्लीकेबल है, हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर इन्होंने वो कार्ड खेला है जिससे हुकूमत जो है उसे संभलने में बहुत मुश्किलात होंगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs प्रोविंशियल असम्बली से बाहर आ जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में आखिर इंतखाबात किस तरह करवाएगा? सना बुच्चा साहबा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जो गुफ्तगू हम पहले कर रहे थे उस पर आप कमेंट करना चाह रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, आपकी बात कट गई। आप प्लीज़ अपनी उस बात पे ज़रा पहले कमेंट कीजिएगा। ये जो हम गुफ्तगू कर रहे थे एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो PTI, प्रो PMLN और इन लाइन्स के ऊपर जो डिविजन हो चुकी हैं, आप उस पर कमेंट कर रही थी। आप पहले उस पर बात कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, अच्छा, सना बुच्चा साहिबा से हम दोबारा रब्ता करते हैं, उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं यही सवाल अतर काज़मी साहब आपसे करना चाहूँगा। इमरान खान साहब का ये जो ऐलान किया गया है, ये एक सोची समझी, जाहिर बात है प्लानिंग के तहत ही ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको मुमकिन होगा? क्योंकि आमतौर पर आखिरी साल के अंदर जो है वो MPs को फंड्स चाहिए होते हैं, हल्कों के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में MPs मान जाएंगे बात इमरान खान साहब की? देखें, ऑब्वियसली ये तो इमरान खान साहब के लिए मसला हो सकता है, लेकिन हुकूमत के लिए तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। बार बार हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया जाता था कि KP की असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ दें तो आपको इलेक्शन मिल जाएगा। और साथ साथ अब ये भी हुकूमत दावा कर रही है कि खान साहब की मकबूलियत भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो फिर तो अब वो कह रहे हैं, तो अब तो हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान को पीछे ना हटने दे, बल्कि कहे कि हाँ जी आज ही तोड़ो। तो ये, और इससे उनके MPs का दबाव भी पड़ेगा इमरान खान पे। लेकिन हमें नजर इसके बरअक्स आ रहा है। हुकूमत ये कह रही है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। पहले तो अब ये कह रहे थे कि जनाब असेंबलियां तोड़ दें। तो लगता ये है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इमरान खान ने ठीक किया है, तो हुकूमत कह रही है कि इसकी मुखालफत में हम कुछ करेंगे। अगर ये ऐसा एक कदम होता जिससे इमरान खान को नुकसान हो रहा होता, तो फिर तो हुकूमत फौरन जंप करती कि ठीक है जी, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, फौरन करो। तो उसको देख के, और वैसे भी मुझे यही लगता है कि इमरान खान का पॉलिटिकली ये एक अच्छा कदम है, बजाय इसके कि आप इस्लामाबाद में आए, यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई तोड़ फोड़ हो या उस किस्म का एहतजाज हो। एक आईनी तरीका है, एक जमहूरी तरीका है, आप मुस्ताफी हो जाएं और कोशिश करें कि इलेक्शंस की तरफ जाएं। सना साहब, आप एक तो जो पिछला सवाल था उस पर आप कमेंट कर रही थी, हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। बात वो जो डिविजन्स की हो रही थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, प्रो PTI, प्रो PMLN, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, उस पर आप कमेंट कर लीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। जी, बस मैं ये कहना चाहती कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट कौन है? एस्टैब्लिशमेंट वो है जो पॉलिटिकली मनूवर करती है इस मुल्क की पॉलिटिक्स को, सियासतदानों को। और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट मीन एंटी आर्मी और इट डजंट मीन एंटी मिलिट्री। सो आई एम वेरी प्राउडली एंटी एस्टैब्लिशमेंट। मैंने सोचा अतर काज़मी साहब बता दूं कि पहली दफ़ा वो किसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट से मिलने हैं। जी जी, अब दूसरा सवाल आप पूछना चाहते हैं? पहली दफा नहीं मिला। आप इतनी बड़ी प्रोफेसर नहीं है कि आप मुझे समझाएं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, और बाकी जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी पता है कि क्या होता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मुझे पता है कि आपको पता है, क्योंकि आप 3 महीने पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप थे तो वो कैसे थे, और अब आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे तो कैसे थे, वो हमें भी पता है। प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अकल होने की जरूरत है, जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चले। जी जी, वो आप में बहुत ज्यादा है, उसका अंदाजा है सबको, बहुत ज्यादा है। जहाँ पे आप बैठती हैं साथ ही अकल के पौधे उड़, जी जी, आई नो, जी 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 जी, माशाल्लाह, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले हम गुफ्तगू सियासत से लेके जाते हैं, आपको जातियात पे आने का शौक है। काज़मी साहब, आपने कहा एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा नहीं, आप मुझे किसने बता रही है? मैं आपकी क्लास में ट्यूशन पढ़ने आया हूं। आप मेरी थी आपकी क्लास में मैं ट्यूशन पढ़ने आया हूं। मुझे पता है कि आप बहुत सीनियर हैं, मुझसे उम्र में भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आया। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में, आप मेरा नाम किस लिए ले रही हैं? आप मंसूर साहब से बात करें। आप मुझे ये क्यों कह रही हैं कि मैं अतर काज़मी को बता रही हूँ? ठीक है,
आप बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं मुझसे, लेकिन मैं आपसे सीखने के लिए नहीं आया, मैं अपनी यहाँ पे राय देने आया हूँ। थैंक यू। मैं आपसे ज़र्फ में भी बड़ी हूँ, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर इट बिकॉज यू जस्ट मिस्टेकन व्हाट आई हैव सेड एंड मिसअंडरस्टूड, जो कि काम है आपका, दैट्स फाइन। मैं आपसे ज़र्फ में भी बहुत बड़ी हूँ। आगे चले। जी जी, बहुत बड़ी। वैसे मंसूर साहब, अगर आप मुझे इजाजत, मंसूर साहब आप एंजॉय करें, अगर आप ये गुफ्तगू, मंसूर साहब आप ये एंजॉय करें गुफ्तगू, बिकॉज़ आई डोंट हैव द टाइम फॉर दिस, सो इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन, अदरवाइज यू आर एंजॉयिंग दिस, लेट्स कीप ऑन गोइंग। मैं जी वही मैं आप मुझे दोनों बोलने दें तो बड़े आप दोनों काबिल एहतराम हैं। आप बोल ही नहीं रहे, बिकॉज़ यू आर एंजॉयिंग इट ना, यू आर एंजॉयिंग इट कि आप देख रहे हैं रेटिंग आ जाएगी शायद अतर काज़मी, सना बुच्चा का टाटा हो गया। प्लीज आपको आप खुद भी लिसन सना साहिबा, लिसन टू मी, आप खुद भी एंकर पर्सन रही हैं, आपको पता है रेटिंग्स इस तरह नहीं आती। जस्ट बिकॉज आप किसी से आर्ग्यू कर रही हैं तो 2 मिनट के अंदर रेटिंग नहीं आती। यू नो इट वेरी वेल रेटिंग सिस्टम्स किस तरह चलते हैं, सो प्लीज डोंट से दैट। दूसरी बात ये, आप एक सहाफी हैं, अतर काज़मी साहब भी एक सहाफी हैं, आप दोनों को एक दूसरे के सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। मैंने मंसूर साहब, मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाई है, उन्होंने कहा एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं होता, मैंने उनको सिर्फ ये बताया मेरी नजर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, और मैंने कहा अगर इन्हें कभी नहीं मिले एंटी एस्टैब्लिशमेंट बंदे से तो मैं हूं, मैंने इसमें इनको ट्यूशन क्या दी है, अब ये बता दें। अब इनके दिल में कुछ और है, और मसला है तो इनका मसला है ना, मैंने तो बड़ी सीधी बात की है, उन्होंने बात की उसका जवाब दिया मैंने कौन सी अनोखी बात की? आप अपना जवाब दें, आप मेरा जिक्र मेरे जिक्र के बगैर। अरे भाई माफ कर दो यार, गलती हो गई अख्तर काज़मी साहब, माफ कर दीजिए, मैं सिजदे में चली जाऊं, माफ कर दीजिए। और कुछ आप चाहते हैं मैं माफी मांगूं, और कुछ चाहते हैं सर माफ कर दीजिए। आगे चलो, मैं आगे मेरे ख्याल में इस डिस्कशन को इधर ही रोकते हैं। चले मंसूर भाई, आगे चले, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, इस डिस्कशन को इधर रोकते हैं, आगे चलते हैं। आप दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं, और आप दोनों जब मेरे पास इधर लाहौर आएंगे तो मैंने आप दोनों को खाने पे लेके चलना है ताकि मामला और अफाम तफहीम के साथ हल हो जाए। इस प्रोग्राम की एस्टैब्लिशमेंट मैं हूं, चलो मैं इस तरह कह लेता हूं, और आप दोनों ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लड़ रहे हैं, दोनों ही नहीं रहेंगे, दोनों को मैं बड़े आराम से जो है एक अच्छी चाय के ऊपर, एक अच्छे खाने के ऊपर लेके चलूंगा। चलें आगे चलते हैं। सना साहिबा, वी वर टॉकिंग अबाउट ये इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है असेंबलियों से निकलने का, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है आपकी नजर में? देखिए, अब मैं कहूँगी तो फिर आपके गेस्ट कह सकते हैं कि मुझे कैसे पता और मैं क्यों इतनी एक्सपर्ट बन रही हूँ। इमरान खान साहब ने आज तक क्या किया है जो उन्होंने कहा है असेंबलियों से निकल जाने में? उसके बाद ये जब ये स्पर ऑफ द मोमेंट अनाउंस कर देते हैं, क्या उन्होंने सोचा इसका कानूनी आइनी हल मामला कैसे होगा? और ये जो मुनीस लाई साहब कह रहे हैं और परवेज़ लाई साहब का वीडियो आ गया है कि मैं तो मानत है ये पंजाब की, आपको लगता है कि वो तो वहाँ तो इजलास ही नहीं मुक रहा, वहाँ पर आपको लगता है कि असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी? अगर अहतमाद ले आते हैं, महमूद खान साहब भी इनको दे देंगे, KP में शायद इनकी असेंबली तोड़ लें, लेकिन उन्होंने असेंबलियाँ जब तोड़नी थी तब क्यों नहीं तोड़ी? जैसे हम बार बार कहते रहे कि भाई आप असेंबलियाँ तोड़ दें इलेक्शन हो जाएंगे, उस वक्त नहीं तोड़ी। अब इनके पास ना वो नंबर्स हैं, इनके पास ना वो लाड है, इसके बाद ना अब इनकी ये सियासत की चाल रही, ना इनकी बिसात रही, ना ही अब ये उसके खिलाड़ी रहे। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं और ये कहीं से नहीं निकलते, एक्सेप्ट इनकी रेटिंग थोड़ी सी नीचे जाएगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। यार इंसान के ऊपर बुरा वक्त अच्छा वक्त आता रहता है, और अगर ये असेंबली छोड़ देंगे या तोड़ देंगे तो आपको लगता है कि ये छुट जाएंगे? फराग गोगी, डायमंड केसेस, मुनीस लाई, बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी ना। दे डोंट वांट टू लूज दैट आल्सो। ये ऐसा तो नहीं है। और गवर्नर ने अगर इवेंचुअली इस गवर्नर ने ही सब कुछ इम्पोज करना है तो वैसे मेरा तो सिर्फ ये ख्याल है PDM को फौरी तौर पर KP में गवर्नर लगा देना चाहिए बिफोर एनीथिंग एल्स। गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। गवर्नर तो आ चुके हैं, गवर्नर रूल की आप बात कर रही हैं। मुझे नाज़रीन ब्रेक लेनी है, लेकिन गवर्नर रूल के लिए भी जो है वो जी 18वीं तरमीम। जी बोलिए सना साहब, बात कंप्लीट कीजिए। नहीं ठीक है। ओके, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि गवर्नर के आने के बाद गवर्नर रूल लगाना जो है वो 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। लेकिन इस सियासी चाल के ऊपर आसमा साहिबा से भी पूछेंगे, जिस तरह सना साहिबा फना भी आसान नहीं है जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया। आसमा साहिबा इस सिलसिले में क्या राय रखती हैं, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब के ऐलान की, असेंबलियों से बाहर निकलना है, और साथ ही साथ आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जैसे ही मुझे कहेंगे आधे सेकंड भी का इंतज़ार मैं नहीं करूँगा और असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। आसमा शिराजी साहिबा, सना बुच्चा साहिबा कह रही थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बीच में जो इतना भी आसान नहीं बनाती हैं सारे अमल को। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? इमरान खान साहब ने एक बड़ी मास्टर पॉलिटिकल चाल चली है या जज्बात में आके शायद कोई और आखिरी हरबा नहीं था तो यही करना पड़ा?
जी, मैं मुत्तफिक हूँ बिल्कुल जो सना ने बात की है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप आके अनाउंस कर दें और कह दें कि हमने इस्तीफे दे दिए। आपने रिएक्शन भी देख लिया होगा जो खैबर पख्तूनख्वा से कुछ उनके MPs का आया है, इसी तरह से पंजाब के और पार्लियामेंट के अंदर भी, यानी नेशनल असेंबली से जो लोग रिजाइन करके गए हैं जो अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस में ही हैं, आप उनका रिएक्शन भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें, वो कहते हैं इससे बड़ी हमाकत ही कोई नहीं थी जो कि इमरान खान साहब ने की। तो ये एक फेस सेविंग थी एक्चुअली, और इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कल उन्होंने अनाउंस किया, इसके अलावा अगर वो करते तो जाहिर है कि आज मौजू क्या होता। मैं और आप ये बात कर रहे होते कि इमरान खान साहब के हाथ कुछ भी नहीं आया, वो घर चले गए, और अभी उन्होंने टॉक शोज के लिए क्योंकि उनका वो इनिंग टू इनिंग वाला जो प्रोग्राम होता है कि आपने जिंदा रखना है खुद को, अपने नैरेटिव को, अपनी बात को, अपने आप को इन रखना है, वो इन रखने वाली चीजों में से एक ये चीज है। अब 2 महीने 1 महीना जो है इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी, क्योंकि कल उन्होंने मुशावरत करने के बाद ये बात की। आज तक इमरान खान साहब ने मुशावरत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैसला किया होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुशावरत करनी है। तो मुशावरत के बाद अगर फैसला ये होना है तो मुशावरत तो बहुत लंबी भी हो सकती है। कल फिर साथ ही उन्होंने ये 9 महीने की भी बात की थी कि 9 महीने बाद भी इलेक्शंस हो जाए तो वो जीत जाएंगे। हो सकता है वो जीत जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहरहाल एक मकबूल पार्टी है। उसके पैमाने कुछ भी होंगे, लेकिन ज़िमनी इंतखाब को पैमाना बनाया जाए तो मकबूलियत हम कह सकते हैं। लेकिन अब उस मकबूलियत को बरकरार कैसे रखना है, ये इमरान खान साहब के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और उसको बरकरार रखने के लिए मेरा ख्याल है उनको आइडियोलॉजी पे काम करना चाहिए, उनको अपनी पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी राय नहीं होगी जो उनको दे रहे हैं लोग कि आप असेंबलियों से निकल जाएं। अतर काज़मी साहब, इससे पहले चूंकि डाउट्स की बात हो रही है कि बहुत मुश्किल होगा, दोनों खवातीन यही समझती हैं, इससे पहले इमरान खान साहब ने शाहजेब खानजादा और एक टेलीविज़न चैनल के हवाले से भी कहा कि जी हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने लगे हैं और मैं हर जगह यहाँ पे मुकदमे करूँगा, वो भी अभी तक नहीं हो सका। तो इमरान खान साहब की तारीख भी अगर आप उठा के देखें तो कई ऐसे ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होते। क्या डेडलाइन होनी चाहिए? क्या 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना? अगर उसके अंदर इमरान खान साहब ये सब कुछ करने में नाकाम होते हैं तो यही कहा जाएगा कि ये बेसिकली सिर्फ एक फेस सेविंग की ही स्ट्रैटेजी थी? देखिए, ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है मंसूर साहब, आपको भी पता है, यहाँ पे 4 हफ्ते के लिए लोग इलाज करवाने जाते हैं और 3 साल हो गए वो वापस नहीं आए। मसला ये है कि इस मुल्क में अगर इस वक्त मंसूर भाई कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो इमरान खान ऑन द ग्राउंड, अगर वो किसी को टारगेट कर रहा है तो ग्राउंड में बैठ के कर रहा है, अगर वो कोई ऐलान कर रहा है तो इधर बैठ के कर रहा है, वो प्लास्टर उतार के गोलियां खा के अगले दिन दोबारा जनाब वो पहुंच जाता है जलसे में। तो मसला ये है कि वो एक पॉलिटिकल और सियासी एक्टिविटी कर रहा है, और यही वजह है कि मैं और आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, और वो लोग जो मैदान में हॉलीडेज गुजार रहे हैं वो इतने इररेलेवेंट हो चुके हैं कि उनका हम जिक्र करना भी आप पसंद नहीं करते अपने शोज में। तो ये मसला है कि इमरान खान ग्राउंड पे है, बाकी उसके फैसले गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन सियासत तो वो कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, सना बुच्चा साहबा आपका भी, और आसमा शिराजी साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब ने ये राय दी कि इमरान खान साहब की कही भी बात जो है वो आज डिस्कस होती है, वो ग्राउंड में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मिलान में बैठे हुए हैं, इररेलेवेंट हो चुके हैं। लेकिन इररेलेवेंसी जो है वो एक ऐसी रिलेवेंसी है कि मौजूदा जो नए आर्मी चीफ हैं उनका ऐलान भी उनसे मुशावरत के साथ ही किया जाता है, और फवाद चौधरी साहब को भी ये कहना पड़ता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इलेक्शन के लिए मान चुके हैं, नहीं मान रहा तो नवाज शरीफ नहीं मान रहा, और इसके बावजूद फिर इलेक्शंस होना जो है वो नामुमकिन नजर आता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।